नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त अंकित आपको अपने YouTube चैनल द इंग्लिश बीट्स में स्वागत करता है। दोस्त, आज से हम लोग क्लास 11th और 12th का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसको पढ़ाने में टीचर्स भी क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, उसको आज बहुत बेताज अंदाज से पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा और जो भी टीचर्स होंगे उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जो सिंथेसिस पढ़ाने में डरते हैं उनके लिए भी सबसे बेस्ट पार्ट होगा। जो क्लास 11th और 12th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कह दे या तो सबसे टफ टॉपिक कह दे, सिंथेसिस। तो सबसे पहले सिंथेसिस होता क्या है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। सिंथेसिस जानते हैं आप? सिंथेसिस बनाने के जो होते हैं तीन भाग होते हैं, तीन तरह से सिंथेसिस बनाया जाता है। पहला क्या होता है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को लेकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। दूसरा क्या होता है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। और तीसरा क्या होता है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। तो सिंथेसिस बनाने के लिए तीन नियम अप्लाई करते हैं, तीन पार्ट में बनाया जाता है। पहला क्या होता है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा क्या होता है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। और तीसरा होता है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो सिंथेसिस यही होता है। सबसे टफ टॉपिक है क्लास 11th और 12th का। जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है उसके लिए 2 नंबर्स का 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक एग्जामिनेशन में। तो सिंथेसिस की डिफिनेशन क्या है? तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल या फिर कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। तो सिंथेसिस बनाने के लिए भाग यही होता है कि टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा क्या नियम होता है? दूसरा भाग क्या होता है कि टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। और तीसरा क्या होता है? टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा दोस्तों, बार बार यहाँ हमको जिक्र आ रहा है सिंपल सेंटेंस, बार बार आप जिक्र कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। सिंपल सेंटेंस कहते किसे हैं, उसके बाद हम आगे जिक्र करेंगे सिंथेसिस कैसे पढ़ना है या कैसे जिक्र करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। हमें पूरा विश्वास होगा कि आप यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे या तो फिर आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। तो आज हम आपको मिटाकर सिंपल सेंटेंस के बारे में बेखूबी से बताता हूं कि सिंपल सेंटेंस, अगर आप सिंपल सेंटेंस को समझ जा रहे हैं तो समझिए आपका जो है लगभग आधा सिंथेसिस खत्म हो गया। 50% आप लोगों ने सिंथेसिस को कंप्लीट कर लिया यदि आप सिंपल सेंटेंस को जान लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंस जानते हैं, सिंपल सेंटेंस में होता है क्या कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, वर्ब से मिलकर बना होता है, ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस की आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होगा कि कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, एक मेन वर्ब होता है जिसको वर्ब बोलते हैं, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस की जो है बेसिक स्ट्रक्चर है कि कोई भी सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, वर्ब से मिलकर बना होता है और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। तो सिंपल सेंटेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंस जो होता है इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक जो होता है मेन वर्ब, इसी मेन वर्ब को हम दोस्तों फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। इसी मेन वर्ब को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। इसके बाद अदर होता है, अर्थात ऑब्जेक्ट कह दीजिए जाए, अदर सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया और उसके बाद क्या हो गया? अदर हो गया।
तो एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, फाइनाइट वर्ब जो होता है मेन होता है। क्या होता है? फाइनाइट वर्ब, जिसको ही मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब होता है, जिसको ही हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो सिंपल सेंटेंस की अगर डेफिनेशन कहना चाहे तो आप डेफिनेशन कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब मौजूद होता है। सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है, केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो हमसे नहीं मतलब होता है। फाइनाइट वर्ब जो होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है? आप वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब जो होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होता है? अगर आप वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब का जिक्र करेंगे तो वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फाइनाइट वर्ब होता है और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हो गया? क्योंकि हमको यहाँ पर पता चल गया है कि एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है। क्या होता है दोस्तों? केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो अब हमको फाइनाइट वर्ब के बारे में जिक्र करना पड़ेगा। फाइनाइट वर्ब होता क्या है दोस्तों? फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो टेंस और नंबर ऑफ प्रोनाउंस जो तो होता है, टेंस या नंबर ऑफ प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता रहता है। क्या होता है? टेंस या नंबर ऑफ प्रोनाउंस के हिसाब से अपना रूप परिवर्तन करता रहता है, उसी को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है। और टेंस जो होता है, टेंस या तो फिर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोनाउंस के अनुसार अपना परिवर्तन, अपना नंबर ऑफ प्रोनाउंस के अनुसार अपने रूप का परिवर्तन करता रहता है, उसी को ही फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? यह टेंस या तो फिर नंबर ऑफ प्रोनाउंस जो होता है, नंबर ऑफ प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग परिवर्तन नहीं होता है, उसे बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब बताइए, आपको पहचान करना है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हमने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट के वर्ब के बीच में यही बताया कि जो फाइनाइट वर्ब होता है वह नंबर ऑफ टेंस या नंबर ऑफ प्रोनाउंस के अनुसार अपने रूप को बदलता रहता है, उसे ही फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब होता है कि जो टेंस या नंबर ऑफ प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको इसमें बताना है कि कौन सा फाइनाइट वर्ब है, कौन सा फाइनाइट वर्ब नहीं है। चलिए, आपके सामने मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, इसमें बताना है कौन सा फाइनाइट वर्ब है, कौन सा फाइनाइट वर्ब नहीं। दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, दे प्ले अ क्रिकेट टू सेलेक्ट इन द इंडियन क्रिकेट तीसरा का क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। तीसरा का इसमें पहचानना, ही हैज प्लेड क्रिकेट टू सेलेक्ट इन द इंडियन क्रिकेट। तीसरा मैं सेंटेंस आपको लिख रहा है कि they will have played
cricket to select in the Indian cricket। इसमें आपको दोस्तों पहचानना है कौन सा जो फाइनाइट वर्ब है, कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। आपके सामने ही प्लेज अ क्रिकेट टू सेलेक्ट इन इंडियन क्रिकेट टीम, दे प्ले अ क्रिकेट टू सेलेक्ट इन इंडियन क्रिकेट टीम, he has played cricket to select in Indian cricket team, and they will have played cricket to select in Indian cricket team। यानी आपके सामने 4 सेंटेंसेस दिया गया है, आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा फाइनाइट वर्ब है और कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो दोस्तों पहले बता दे रहा हूं कि फाइनाइट वर्ब जो होता है वो टेंस या नंबर ऑफ प्रोनाउंस के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, और जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है टेंस या नंबर ऑफ प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग परिवर्तन नहीं होता है। पहला सेंटेंस पढ़िए, ही प्लेस, यानी यहाँ प्लेस देखिए, यहाँ पर प्ले देखिए, यहाँ पर प्लेड देखिए, यहाँ पर भी प्लेड देखिए, यहाँ पर टू सेलेक्ट देखिए, टू सेलेक्ट, यहाँ पर टू सेलेक्ट देखिए, यहाँ पर टू सेलेक्ट देखिए, यहाँ पर टू सेलेक्ट देखिए। सेलेक्ट होना मतलब क्या होता है कि चुनना। आपको पता है वर्ड में हिंदी में कहते हैं कि वर्ड जो होता है जिसके लास्ट में ना नी नहीं आ जाए वही वर्ड होता है, जैसे दौड़ना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब होता है। पहला सेंटेंस, ही प्लेज अ क्रिकेट टू सेलेक्ट इन, यानी वह क्रिकेट खेलता है ताकि इंडियन क्रिकेट टीम में चुन जाए, यानी सेलेक्ट हो जाए। तो सिलेक्शन होता है अपने आप में चुनना, अब प्ले मतलब होता है खेलना, ना नहीं आ गया तो वर्ब जो होता है अगर हिंदी में पहचान होता है कि ना नहीं होता। देखिए प्लेज मतलब होता है खेलना, यहाँ प्लेज है, यहाँ यस या यस लगा हुआ है, यहाँ प्ले लिखा है, यहाँ प्लेट लिखा है, यहाँ टू सेलेक्ट, टू सेलेक्ट, टू सेलेक्ट, टू सेलेक्ट। अब बताइए, हमने बताया कि फाइनाइट वर्ब जो होता है टेंस या नंबर या प्रोनाउंस के अनुसार परिवर्तन होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है टेंस या नंबर ऑफ प्रोनाउंस के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। बताइए, ही प्लेज, यानी यहाँ ही था प्रोनाउंस तो यहाँ पर प्लेज हो गया, यहाँ सिंगुलर प्रोनाउंस था तो सिंगुलर वर्ब हो गया, प्लेज हो गया। यहाँ पर दे यानी प्लूरल प्रोनाउन था तो यहाँ पर प्ले हो गया है, क्या हो गया है, प्ले हो गया, प्लूरल हो गया। यहाँ पर ही था उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया, हैज आ गया तो इसके रिकॉर्डिंग हो गया प्लेड। तो बताइए टेंस या नंबर ऑफ प्रोनाउंस के अनुसार परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ विल है, विल के अनुसार हैव आ गया, हैव के अनुसार क्या हो गया, प्लेड हो गया। तो ये हो गया आपका फाइनाइट वर्ब। क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। तो फाइनाइट वर्ब की एक ही पहचान होती है कि वो अपने नंबर ऑफ प्रोनाउंस या तो फिर सब्जेक्ट या तो फिर टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट था तो इसलिए प्ले का थर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए यहाँ पर प्ले यस या यस लग गया। तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन टू सेलेक्ट चाहे इधर पास्ट रहे, चाहे प्रेजेंट रहे, चाहे नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोनाउंस सिंगुलर रहे, चाहे प्लूरल रहे, लेकिन यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर टू सेलेक्ट, टू सेलेक्ट, टू सेलेक्ट और टू सेलेक्ट होता। तो यहाँ पर जो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वह किसी भी रूल्स का फॉलो नहीं करता। एक बात और बता दे रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है पार्टिसिपल जिरेंड होता है, एक होता है इंफिनिटिव। क्या होता है, पार्टिसिपल जिरेंड होता है, इंफिनिटिव होता है ना? तो आगे वाले पार्ट में जिक्र किया जाएगा आगे। सिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब को ही लेकर हम चलेंगे तभी सिंथेसिस कंप्लीट होगा, वरना सिंथेसिस के बारे में हम कुछ नहीं जान नहीं सकते। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जानेंगे तो अभी आप सिंथेसिस कर सकते हैं। तो पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। तो सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, और फाइनाइट वर्ब आपसे कोई पूछेगा तो फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसका जो नंबर ऑफ टेंस या नंबर ऑफ प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता रहता, यही होता है भैया आपका फाइनाइट वर्ब। आप जान जाइए फाइनाइट वर्ब के कुछ पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, कुछ भाग होते हैं फाइनाइट वर्ब के। कैसे मानेंगे कि फाइनाइट वर्ब के कुछ भाग होते हैं, हम उसको भी बारे में जिक्र कर ले रहे हैं। फाइनाइट वर्ब के क्या भाग होते हैं, एकदम आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी महसूस नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। देखिए फाइनाइट वर्ब जो होता है वो फाइनाइट वर्ब जो होता है और ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है
अब फाइनाइट वर्ब जो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। अब फाइनाइट वर्ब जो होता है वो मॉडल्स वर्ब भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। और जो फाइनाइट वर्ब होता है वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है। तो फाइनाइट वर्ब जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, लिंकिंग वर्ब हो सकता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी और लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं इसके बारे में अब जिक्र करना पड़ेगा। तो आप फाइनाइट वर्ब के बारे में जान गए, फाइनाइट वर्ब के बारे में जान गए, आप सिंपल सेंटेंस के बारे में जान गए। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है। अब फाइनाइट वर्ब जो होता है उसमें क्या क्या होता है? तो फाइनाइट वर्ब में एक ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। फाइनाइट वर्ब जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है। फाइनाइट वर्ब जो होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है। फाइनाइट वर्ब जो होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है। और फाइनाइट वर्ब जो होती है वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है। अब हमको कैसे पता चलेगा? देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? जिस वर्ब के बाद, अर्थात इसकी थोड़ी सी पहचान बता रहे हैं, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट की पहचान आप किस चीज से करते हैं? या तो फिर व्हाट से करते हैं या तो फिर होम से करते हैं। किस से करते हैं? या तो फिर व्हाट से करते हैं या तो फिर होम से। होम से करते हैं क्या? लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए करते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए। और व्हाट का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इस वर्ब के बाद क्या आता है? या तो फिर एडजेक्टिव, सॉरी, इस वर्ब के बाद क्या आता है? आप वेयर से क्वेश्चन करते हैं। क्या होता है? वेयर से क्वेश्चन करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एड वर्ब आता है। क्या आता है? एड वर्ब आता है। क्या आता है? एड वर्ब आता है। एड वर्ब की पहचान क्या होती है? वेयर से करते हैं एड वर्ब की पहचान। तो इसके बाद नाउन आता है, या तो फिर नाउन आता है या तो फिर प्रोनाउन आएगा। ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो नाउन या प्रोनाउन से तो ही मिलकर बना होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है नाउन या प्रोनाउन से मिलकर बना होता है। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या होता है? एड वर्ब आता है। क्या आता है? एड वर्ब होता है। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है? आपको पता होगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। आपको पता होगा कि ये सब क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की पहचान क्या होती है? इसके बाद हमेशा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब को बोलते हैं वर्ब टू बी। क्या बोलते हैं? वर्ब टू बी। लिंकिंग वर्ब के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार है, इसके बारे में डीपली जानना होगा तो आप जो है डीपली इसके बारे में बहुत अंदर तक पहुंचना होगा, तो आपको ज्यादा गहराई में पढ़ना पड़ेगा। तो वर्ब टू बी जो होता है लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब को बोल सकते हैं वर्ब टू बी। ये क्या होता है कि कोरिलेट कराता है। क्या कराता है? कोरिलेट। आपको पता होगा बी फॉर्म क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या होते हैं? बी फॉर्म होते हैं ना, नाउन फ्रेज का काम करते हैं। जैसे हमने कह दिया, इसको लिंकिंग वर्ब समझिए, हमने कह दिया ही इज ए डॉक्टर। लिंकिंग वर्ब की एक पहचान क्या होती है कि जो इज, एम, आर वर्ब टू बी होता है इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? नाउन या एडजेक्टिव आता है। हमेशा नाउन या एडजेक्टिव आएगा। ये जो होता है जोड़ने का काम करता है। ही इज डॉक्टर यानी सब्जेक्ट को जोड़ रहा है डॉक्टर से, अर्थात वो क्या है? डॉक्टर। तो याद कर लीजिए लिंकिंग वर्ब जो होता है, लिंकिंग वर्ब जो होता है इसके बाद हमेशा नाउन या एडजेक्टिव, कह दो वर्ब टू बी या नाउन या एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? नाउन या एडजेक्टिव। अगर इज, एम, आर, वाज, वर के बाद नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है तो समझ लीजिए वह इज, एम, आर, वाज, वर क्या हो जाएगी? लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, जो जोड़ने का काम करती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब होता है। ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल और लिंकिंग। इसके बारे में विस्तार जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेज हमारी चलती हैं, वहां हम बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल में आप ओवर थ्रू जा रहे हैं, इसके बारे में डीपली हम नहीं बता रहे क्योंकि टॉपिक जो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। आपको पता हो गया फाइनाइट वर्ब क्या होता है ना। तो फाइनाइट वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है और लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है।
अब जो होता है सिंथेसिस बनाने के कुछ नियम होता है, उसको हम देख ले रहे हैं। आपको पता होगा सिंथेसिस बनाने के कुछ रूल्स देख रहे हैं, कैसे हम सिंथेसिस बनाएंगे। सिंथेसिस बनाने के नियम, सिंथेसिस बनाने के नियम जो होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। तो सिंथेसिस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जोड़ते हैं। देखिए सिंथेसिस बनाने के लिए सबसे पहला क्या होता है, बाई यूजिंग पार्टिसिपल। क्या होता है, बाई यूजिंग पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके। आपको पता होगा पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको इसी में बताएंगे। हम पहले बता दे रहे हैं कितने रूल्स होते हैं, कितने नियम हमको सीखना है सिंथेसिस बनाने के लिए, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए कितने रूल्स होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि बाई यूजिंग इन्फिनिटिव्स। क्या होता है, बाई यूजिंग इन्फिनिटिव्स। बाई यूजिंग इन्फिनिटिव्स यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हम बनाएंगे क्या, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, या तो फिर सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद क्या होता है, बाय यूजिंग जीरेंट और नाउन, यानी तीसरा क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग जीरेंट या फिर नाउन, यानी जीरेंट या नाउन का प्रयोग करके भी हम सिंथेसिस बनाते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं, जीरेंट का प्रयोग करके भी बनाते हैं। उसके बाद होता है बाय यूजिंग नाउन और बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, यानी चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज। अब एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है इसके बारे में भी जिक्र करेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, सबके बारे में जिक्र करेंगे। ये होता है दोस्तों बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ पर एकदम ग्रामर से बेसिक से लेकर आप जो हो डीपली लेवल पर, आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यहाँ पर हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत अच्छी नॉलेज दिया जाएगा, कोई मिस्टेकिंग नहीं होगा। आप जो होगा आपके भविष्य के लिए मैं अथक से अथक प्रयास करूंगा, ताकि आप जो है ग्रामर से रिलेटेड जो इंग्लिश होता है, जो एयरफोर्स में भी एनडीए होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। इसके बाद होता है बाय यूजिंग एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, बाय यूजिंग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आर एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है, इसका प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है बाय यूजिंग कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन का प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं क्या, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। बाय यूजिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन का प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद आता है दोस्तों बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या होता है, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस, सिंथेसिस बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद होता है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज अपोजिशन। इसके बाद दोस्तों आएगा आठवां हो जाएगा बाय यूजिंग नाउन, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज अपोजिशन, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज अपोजिशन। हमने बताया था ना फ्रेज अपोजिशन, हमने बताया था कि अगर नाउन को बनाना, नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, इसी तरह एडवर्बियल फ्रेज होता है, उससे भी मिलकर क्या बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो ये 7-8 नियम है, इसके द्वारा हम बनाएंगे क्या, सिंथेसिस। काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी पूछता है। आपका दोस्तों बोर्ड में 2 नंबर का सवाल पूछता है। अगर ये सीख ले रहे हैं तो कंपटीशन एग्जामिनेशन का लगभग बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछता है सिंथेसिस से। आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट वे में पूछेगा, जो हम यहाँ पर लगभग बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यह था हमारा सिंथेसिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास। अब जो होगा कल दोस्तों हम बाय यूजिंग पार्टिसिपल का प्रयोग करके, यानी नॉन फाइनाइट वर्ड के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। उसके बाद पहला टॉपिक होगा बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अगर दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आप
आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रयास करूंगा कि आपको जो अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।